हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एडू कार्ड सैंपल पेपर 4th के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक के सारे सॉल्यूशंस को एक साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, यानी कि सैंपल पेपर 2, 3 का सॉल्यूशन आपने अभी तक नहीं देखा है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर लो, क्योंकि अभी हिंदी के सैंपल पेपर, साइंस के सैंपल पेपर, सोशल साइंस के सैंपल पेपर, मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक सबके सैंपल पेपर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके वीडियो को हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन। दो हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, यानी कि एक और वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम दोनों को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। ठीक है, यानी कि सिंपली आपको समझ लेना है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो लेंचो वाले चैप्टर से ये रिलेटेड है, यानी कि अ लेटर टू गॉड। ठीक है, बस इतना ही समझते क्वेश्चन पे डायरेक्ट आप जा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंचो का सारा चैप्टर आपको मन में होना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में था क्या। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे हमें पता चल गया कि यह चैप्टर किसके बारे में है, हमें सेंट्रल आइडिया मिल चुका है। ठीक है, हालांकि यहां से क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो आपको यहां पे पैसेज के फॉर्म में सिंपली एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में सिंपली गिवन है। ठीक है, चलो ए पार्ट में देखो, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो मनी को काउंट करता है, यानी कि टोटल कितने उसके पास होते हैं 100 पीसोस वो डिमांड करता है गॉड से, लेकिन उसको उसके बदले कितने मिलते हैं 70 पीसोस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो सारा का सारा मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं 100 पीसोस का। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं। ही वॉज एंटोनिस्ट, यानी कि वो एक टाइप में आप बोल सकते हो सडन, क्या बोलते हैं उसको एक्चुअल हिंदी में, आश्चर्यचकित, है ना, यानी कि वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो क्या ऐसा था? नहीं था। ही वॉज प्लीज, मजा आ गया भाई, पैसा मिल गया हमें, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सी में देखो, ही वॉज इरेग्ड। इरेग्ड मतलब क्या होता है? इनरेग्ड मतलब होता है एक टाइप का गुस्सा होना, खफा होना। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ये तो गुस्सा हो गया था देख के कि 70 पीसोस क्यों है। सी को कंसिडर कर सकते हैं। डी में देखो, ही वॉज नॉट बॉदर्ड, है ना, यानी कि वो परेशान नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, की थोड़ा गुस्सा हो गया था। बी पार्ट में देखो क्या है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। है ना, जो आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, नॉट ट्रू। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, उसके बाद सिंपली आप कूदा करो आंसर देने पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, लेंचो वाज वेरी कॉजुअल इन हिज ड्यूटीज, है ना, नॉट ट्रू। वेरी काजुअल था अपनी ड्यूटी को लेकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रू नहीं है। सेकंड में देखो क्या है, लेंचो वाज सिंपल प्योर हार्टेड, हाँ बिल्कुल ये हमारा सही है। ठीक है, बट हमसे नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो अभी तो केवल वन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड में देखो है, लेंचो वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी द अमाउंट, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, गलत बात है भाई, परेशान हो गया था, गुस्सा हो गया था वो कि ऐसा क्यों हुआ, 70 पीसोस ही क्यों है, तो थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ में देखो क्या है, लेंचो वाज नॉट अ हार्ड वर्किंग फार्मर, है ना, नॉट द हार्ड नहीं, हार्ड वर्किंग फार्मर था, तो ये भी बात गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत हो गया। फिफ्थ में देखो क्या है, लेंचो वाज एंग्री ऑन द अमाउंट बीइंग सेंड बाय गॉड, है ना, तो ये बात तो सही है कि गुस्सा हो गया था जो गॉड ने उसको सेंड किया था पैसा। ठीक है, और सिक्स पार्ट में देखो क्या है, लेंचो वाज रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम सम अमाउंट, है ना, हाँ ये भी हमारा बात सही है कि कुछ अमाउंट के लिए वो सिंपली क्या था, रिक्वेस्ट किया था गॉड से। सेवेंथ पार्ट है, लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि गलत कौन कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट में देखो है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स इफ एंड द ओपिनियन ओ ऑफ द स्टेटमेंट बेलो। ठीक है, यानी फैक्ट्स और ओपिनियन के फॉर्म में हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। चलो ए पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में लेंचो फर्मली बिलीव दैट गो वुड हेल्प हिम, गो नहीं होगा, गॉड होगा, गलती से लिख दिया ये, कि लेंचो फर्मली बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, तो ये तो फैक्ट था उसका,
है ना, कि वो गॉड जो है उसका हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा में चलो क्या, लेंचो वाज नॉट अ वाइज फार्मर, है ना, तो ये तो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, कि लेंचो जो है एक वाइज फार्मर नहीं था, ठीक है। यानी कि सेकेंड हमारा किस में आ जाएगा, ओपिनियन में आ जाएगा। फर्स्ट आपका फैक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो कौन सा, ओपिनियन 2 में देखो क्या है, ऑप्शन बी में, है ना, ओपिनियन जो है 2 स्टेटमेंट है, तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो आपका सही आंसर हो गया है। आप इसको टिक कर सकते हो और निकल भी सकते हो, ठीक है। बट अगर आप देखना चाहो थर्ड कि कैसे वो हमारा फैक्ट्स देखने को मिलता है, देखो, लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम 70 पीसेस, है ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का फैक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे फैक्ट थोड़ा गलत दे दिया है, अगर आप देखो तो, कि लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम 70 पीसेस, 70 पीसेस नहीं था भाई, 100 पीसेस का उसने डिमांड किया था। 70 पीसेस तो उसे एम्प्लॉय के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत कर दिया है, बट कोई बात नहीं, चलो। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, पोस्ट मास्टर वॉज अ मैच्योर एंड द काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है, एज ही वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन सा फैक्ट हो गया, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, उम्मीद है कि सारा का सारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डी पार्ट में देखो क्या है, विच वर्ड डज कॉन्टेनमेंट नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, अच्छा, कौन सा कंटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है। देखो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, एक टाइप का रिलैक्स्ड होना, हैप्पी होना, सेटिस्फाइड होना, ठीक है। तो ये तीनों तो ऑप्शन ए बी सी में आपको दिख रहा है। सैड यानी दुखी होना का बिल्कुल भी यहां से मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ई पार्ट में आओ, हाउ मच मनी लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर, है ना, यानी कि कितने रुपए लेंचो जो है वो गॉड से डिमांड करता है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि 100 पीसेस का वो क्या करता है, डिमांड करता है, बट उसके बदले में उसको कितने मिलते हैं, तो 70 पीसेस ही मिलते हैं। तो देख रहे हो, अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी केवल हमने ये जानकर कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस का एकदम सही फॉर्म में आंसर दे दिया है, ठीक है। तो बस आप क्या करो कि सेंट्रल आइडिया ले लो, किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसके बारे में सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। अगर सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो करके जाइयो, अभी बचे हुए हैं लगभग 1 वीक का टाइम है इंग्लिश के एग्जाम से पहले, एकदम कर लो, रगड़ लो अपने आप को, एकदम जितना चमकाओगे उतना अच्छा होगा इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। आ जाओ, और वाले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस है, तो चलो और वाले पार्ट को देखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया ढूंढना है, चैप्टर का नाम ढूंढना है, ठीक है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चला जाता है, आई फाउंड माई सेल्फ अलोन, स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, and I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotel near the station, ठीक है। यहाँ से देखकर हमें समझ में आ रहा है कि किस बारे में दिया हुआ है, ठीक है। The only person I knew really well was the man I had robbed, I had robbed, जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ लिया ना, ये किस चैप्टर का है, द थीप स्टोरी, है ना। अनिल को जो है हरी सिंह क्या करता है, रॉब्ड कर लेता है, उसके बाद वो भाग जाता है पैसे लेकर, तो उसी से ये सिंपली क्या है कि लिया गया है। आगे कहीं ना कहीं हरी सिंह के बारे में या अनिल के बारे में कहीं ना कहीं लिखा ही होना चाहिए इसमें। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे वाली लाइन में अगर आप चेक करोगे तो लिखा हुआ है बट आई न्यू दैट अनिल फेस, है ना, लिखा हुआ है ना, यानी कि अब तो हम 100% कंफर्म हो गए कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, द थीप स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, आ जाओ चलो उसको भी देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट डज नॉट अलाइन विद द थॉट ऑफ द राइटर, ठीक है। देखो 4 फिगर आपको दिया है, और इस टाइप से फिगर वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हर एक सैंपल पेपर में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास हैं, ठीक है। तो पहले वाले में देखो क्या है, आप देख रहे हो कि पूरे तरीके से इसका पेट निकल चुका है और इसके हाथ में पूरा पैसा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किसके बारे में शो कर रहा है, एक ग्रीडी पर्सन को शो कर रहा है, और जो कि ऑथर था,
ठीक है। जैसे ही उसने क्या किया था, अपने फ्रेंड को ही रॉब्ड कर लिया था, तो कहीं ना कहीं वो ग्रीडीनेस को ही शो कर रहा है। सेकंड वाले में रिच पर्सन को शो कर रहा है, तो हाँ वो क्या सोचता है कि अगर मैं इसको रॉब्ड कर लूंगा तो वो क्या होगा, मेरे पास इतने ज़्यादा मनी हो जाएंगे कि मैं एक रिच पर्सन बन जाऊंगा। सी पार्ट में है कि एक हम गरीब आदमी बन जाएंगे, तो गरीब आदमी जैसा तो बिल्कुल कहीं से भी ये रिलेटेबल नहीं है, तो थर्ड को कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ जो है उसमें आप देख रहे हो कि चोरी करके ही कहीं ना कहीं भाग रहा है, तो बिल्कुल हरी सिंह को ये सिंपली डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा था, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो गरीब से रिलेटेड कहीं भी कुछ नहीं था जो रिलेटेबल हो द थिफ स्टोरी से, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी पार्ट में आओ, वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, है ना, यानी कि जो स्पीकर था, जो हरि सिंह था, वो सिंपली प्लेटफॉर्म पे क्यों स्टैंड कर रहा था, तो इसका सिंपली रीजन आप लिख दोगे कि जो हरि सिंह था, जो हमारा स्पीकर था, वो क्या किया था कि अपने ही फ्रेंड अनिल को क्या किया था, रॉब्ड कर लिया था, यानी कि उसका चोरी कर लिया था, जो उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, और अब वो भागना चाहता था उससे ज़्यादा दूर, इसीलिए वो सिंपली क्या करता है कि प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका प्रॉपर फॉर्म में आप आंसर को लिख सकते हो। फिलहाल सी पार्ट देखते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द पैसेज इज, यानी कि वैसे स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है जो इस पैसेज के लिए ट्रू है। ए देखो क्या दिया है, द स्पीकर ऑफ द गिवन पैसेज इज मैक्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना। जो स्पीकर था वो एक्चुअल में कौन है, हरि सिंह, हरि सिंह है ना, वही तो प्लेटफॉर्म पे वही चोरी करके तो भागता है, तो मैक्स तो नहीं है, यानी कि ए गलत है। बी में द थॉट ऑफ लॉनलीनेस प्लेग द स्पीकर, है ना, लॉनली यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अकेला होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल इसको कंसिडर किया जा सकता है। सी पार्ट में देखो, द स्पीकर इज हैप्पी टू बी विदाउट फ्रेंड, नहीं बिल्कुल वो खुश नहीं था, ठीक है, यानी कि सी गलत हो गया। डी है, द स्पीकर डिड नॉट वांट टू लीव द टाउन, है ना, जो स्पीकर था वो टाउन को छोड़ना नहीं चाहता था, नहीं इसीलिए तो वो प्लेटफॉर्म पे गया था, छोड़ने के लिए ही तो प्लेटफॉर्म पे गया था, ठीक है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो सी पार्ट का हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि ये पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डी पार्ट में देखो है, इट वॉज अर्ली नवंबर, ठीक है, वाट एडेड द डिसकम्फर्ट ऑफ द स्पीकर, ठीक है, इट वॉज अर्ली नवंबर, ठंडे का टाइम का कुछ है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट में देखो है, द वेदर वाज चिल्ली, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट वाज ड्रिजलिंग, हाँ बहुत बारिश हो रहा था, तो सेकेंड तो हमारा सही है, ठीक है। और सी थर्ड पार्ट में देखो है, कोल्ड विंटर ब्लू द रेन, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। अक्रॉस द स्पीकर फेस, हाँ बिल्कुल, सेकेंड और थर्ड जो है वो दोनों के दोनों सही है। फोर्थ में देखो है, ही हैड मिस्ड द ट्रेन, है ना, वो ट्रेन को मिस कर देता है, ठीक है, नहीं वो जान कर मिस करता है, ऐसा नहीं है कि उससे ट्रेन जो होता है वो मिस हो जाता है, वो जाकर खड़ा होता है, लेकिन उसको फिर क्या करता है कि उसके अंदर एक टाइप का गिल्टी आने लगता है कि जो मेरे पे इतना ज़्यादा बिलीव करता था हम उसी को रॉब्ड कर लिए हैं, तो ट्रेन मिस नहीं हुआ था, उसने ट्रेन को मिस किया था, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप कौन सा बोल सकते हो कि 2, 3, 4, है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो 4 है, ही हैड मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को मिस कर दिया, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऐसा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि कौन सा होगा, 2, 3, 4 ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, क्या हो सकता है इसका, क्या हो सकता है इसका, ठीक है, क्या है, ही हैड मिस्ड द ट्रेन, है ना, वो ट्रेन को क्या कर देता है, मिस कर देता है। चलो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर चेक करें तो आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 तो सही है, बट 3 और 4 भी तो सही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं तो आप हमें करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दोगे कि क्यों फोर्थ जो है वो गलत हो गया है, ठीक है। फर्स्ट तो एकदम गलत है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। व्हाट एडेड टू द डिसकम्फर्ट ऑफ द स्पीकर, अच्छा डिसकम्फर्ट ऑफ द स्पीकर के बारे में बताया है कि वो क्यों डिसकम्फर्ट कर रहा था, अच्छा,
तो उसके लिए हमारा होगा सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ जो है वो उसका डिस्कम्फर्ट नहीं था स्पीकर का। डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा था कि वो बारिश हो रहा था जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी जिसके कारण उसके प्रॉब्लम हो रहा था, उसके फेस पे जो था पूरा बारिश भर गया था, धीरे धीरे मतलब उसके फेस में बारिश आता जा रहा था, आता जा रहा था, आता जा रहा था, इसलिए उसका सिंपली एक टाइप का डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ई पार्ट में देखो क्या है, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ। ठीक है, क्या लॉस कर जाता है हैप्पीनेस? हाँ बिल्कुल लॉस कर जाता है। द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो हैप्पीनेस तो कर जाता है, लॉस ऑफ मनी, ठीक है, लॉस ऑफ फंड, ठीक है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। देखियो, अगर आप खुशी खो देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पैसे खो देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड खो देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं खोना है ना, इंटेलिजेंस नहीं खो सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। अब 7th में आते हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन, है ना, 2 एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए हैं, अगेन आपको एक करना है। इससे पहले हमारे स्टोरी बेस्ड था, अब आपको पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये देख कर ही हमें पता चल गया कहाँ है डस्ट ऑफ स्नो से चैप्टर ये जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को हम लोग सिंपली बनाना शुरू करते हैं। ए पार्ट में देखो क्या है, फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड सुक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पोएम, है ना। फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड सुक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पोएम। ठीक है, सुक, सुक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, थ्रो करना, है ना, थ्रो करना। तो यानी कि इस बेसिस पे सरप्राइज्ड शिफ्ट थ्रो, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा, क्रो स्नो। अच्छा ठीक है, ए बी टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, एक लाइन छोड़कर फिर वो सिंपली रिपीट हो रहा है, तो ए बी टाइप आप लिख दोगे। सी पार्ट में देखो, दिस स्टेंजा ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, है ना, दो, एक आपका क्रो है एक आइस है, तो क्रो को बैड वोमेन हम लोग सिंपली बोलते हैं, हेमलॉक ट्री है उसको भी बैड वोमेन बोला जाता है, और आइस है जो कि एक टाइप्स के जॉय को सिंपली बता रहा है, तो बैड वोमेन एंड जॉय, है ना। एक तरफ बैड वोमेन फिल इन द ब्लैंक्स में भर दोगे और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आप जॉय को फिल कर दोगे। डी पार्ट में आओ, व्हाट इज द पोएट नॉट लाइकली टू से टू द रीडर्स, यानी कि क्या जो पोएट है वो नहीं कहना चाहते हैं रीडर से। ए, द क्रो थ्रू स्नो ओवर द पोएट, हाँ बिल्कुल ये तो सही है। बी है, द क्रो वाज सिटिंग ओवर द हेमलॉक ट्री, है ना, द क्रो वाज सिटिंग ओवर द हेमलॉक ट्री, है ना, यानी कि जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर सिंपली बैठा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बारे में सिंपली हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चलो ठीक है, ये तो हमें क्या दिया है, व्हाट द पोएट नॉट लाइकली टू से टू द रीडर्स। ठीक है, द क्रो वाज सिटिंग ओवर द हेमलॉक ट्री। ठीक है, देख लेते हैं। सी पार्ट में देखो है, द क्रो रिप्रेजेंटेड डिसअपियर, हाँ ये भी तो हमारा सही है। डी पार्ट में देखो, द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड बैड वुमेन, है ना, नॉट लाइकली टू से टू द रीडर्स। अच्छा, इसमें से कौन सा चीज है जो पोएट जो है वो नहीं कहना चाहते हैं रीडर से, तो सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द क्रो वाज सिटिंग ओवर द हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है कि एक डस्ट ऑफ स्नो जो होता है वो हेमलॉक ट्री से नीचे आता है। ठीक है, तो इस पे कहीं नहीं दिया कि वो बैठा था कि उसने पंख फड़फड़ाया तो उसके ऊपर गिर गया, तो इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे चलो, ई पार्ट में देखो क्या है,
हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, है ना, डस्ट ऑफ स्नो जो है कैसे पोएट को अफेक्ट करता है। तो सिंपली इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, इसका आंसर ये, तो सिंपली आपको आंसर लिखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल रहा है, तो कम से कम 2-3 लाइन में लिख दोगे तो अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। सिंपली क्या होता है कि जो पोएट होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं, उनका पूरा दिन जो है, सारा का सारा दिन जो है वो खराब जाता रहता है। तो वो अचानक से क्रॉस करते रहते हैं कि अचानक से हेमलॉक ट्री जो है उस पर पूरा आइस वाला पार्ट जो रहता है, वहां पे क्रो भी रहता है। क्रो क्या करता है कि अपने पंख को फड़फड़ाता है, या जिस कारण से वहां से एक डस्ट ऑफ स्नो जो है उनके ऊपर आकर गिर जाता है। उसके बाद पूरा उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में सिंपली आपको लिख सकते हैं कि कैसे उनके मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो है अफेक्ट करता है पोएट को। ठीक है, अब देखो इसके और वाले पार्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि किस चैप्टर से ये रिलेटेबल है। चलो देखो, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल। अब बॉल देखो, बॉल देखते ही हमें पता चल गया कि ये किस चैप्टर का है, तो द बॉल पोयम, है ना। इस टाइप से एक चैप्टर हमें देखने को मिलता है, उसी चैप्टर से ये रिलेटेबल है। फिर है हमें यहाँ पे व्हाट डज द एक्सप्रेशन व्हाट इज ही टू डू डिनोट्स। ठीक है, अगेन ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सेंट्रल आइडिया है पोयम का, वो हमें यही देखने को मिलता है कि जो टाइम चला गया है वो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज को इन्होंने क्या किया, लॉस ऑफ बॉल जो है उन जैसे वर्ड से, सिंपल वर्ड से इन्होंने सिंपली शो किया है। ठीक है, और उसी टाइप से आप लिख सकते हो कि जो हैप्पीनेस चला गया वो भी कभी रिटर्न होकर नहीं आने वाला है। उसी चीज को इन्होंने बॉल के थ्रू, तो 1-2 डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलो, बी पार्ट में देखो है, व्हाट डज द बॉल गोन इनटू द वाटर सिंबलाइज। यानी कि जो बॉल है वो वाटर में चला गया। ठीक है, ये किस चीज का सिंबल कर रहा है। ठीक है, चलो ए पार्ट में देखो है, द बॉल विल बिकम वेट। बिल्कुल इसके बारे में नहीं कर रहा भाई, इसका सेंट्रल आइडिया समझो। सेंट्रल आइडिया इसका है कि जो टाइम जा रहा है वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बॉल पानी में चला गया है उसको अब आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब ये टाइम जो है इसका बहुत डीप मीनिंग है इस चैप्टर का। ठीक है, उसमें से इसके थ्रू वो बताना चाहते हैं कि जो टाइम चला गया अब वो रिटर्न नहीं आएगा। तो ढूंढो कौन सा है, द बॉय विल हैव टू बाय अ न्यू बॉल कुछ भी। सी पार्ट में देखो, द टाइम दैट हैज गॉन बाय, वो टाइम जो है वो सिंपली क्या गया है, चला गया है। डी पार्ट में देखो, द बॉय विल बी स्कॉल्डेड बाय हिज पेरेंट्स। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट में देखो क्या है, द वर्ड मेरली डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। मेरली का कौन सा वर्ड जो है वो सिंपली सिमिलर नहीं है। तो मेरली का मतलब हैप्पी से होता है, जॉय से होता है, चेयर से होता है। यानी कि इस बेसिस पे ए बी सी तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ई पार्ट में आओ, व्हाट इज द जॉय नाउ, सॉरी, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल, विच फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द लाइन। ठीक है, यानी कि जो बॉल उसने लॉस्ट कर गया है उसमें सिंपली बताना है कि किस एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो वो सिंपली क्या करता है कि जो बॉल खो देता है ना, उसके लिए वो सिंपली क्या करता है, रिग्रेट करता है कहीं ना कहीं। तो इस बेसिस पे आप सिंपली क्या बोलोगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारे पास आंसर क्वेश्चंस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, किसी 4 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है अप्रॉक्स 40 to 50 वर्ड्स में। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको आंसर करने की जरूरत है। ठीक है, एक एक करके हम लोग आंसर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ए पार्ट में देखो क्या है, व्हाट इज द वर्ली इमोशन व्हेन द एल्डरली मैन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट शी वाज स्टैंडिंग ऑन द बस सीट। ठीक है, यानी कि जो वल्ली चैप्टर है, यानी कि कौन सा चैप्टर था, वल्ली ही नाम था ना शायद चैप्टर का। ठीक है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो वो सिंपली क्या करती है, एक टाइप का डिसप्लीज्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि वल्ली को लगता है कि मेरे को छोटी बच्ची समझी है ना एज अ वल्ली को लगता है। ठीक है, सॉरी
सॉरी देखो, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेंगे, वल्ली वॉज फेयरली डिसप्लीज्ड व्हेन द एल्डरली मैन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बस सीट. She was annoyed by the way she was treated like a little child in the bus, है ना, कि वो पूरे बस में एक लिटिल चाइल्ड है उस टाइप से उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है. बी पार्ट में देखो है, कस्टर्ड रिएक्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ऑन सीइंग द पायरेट. Using evidence from the poem, explain how this difference is represented in the tale of Custard the Dragon. इसमें कैसे सिंपली क्या किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसके बारे में सिंपली हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो सिंपली आंसर लिखना शुरू करोगे कि बेलिंडा अदर पेट्स ऑलवेज टीज्ड कस्टर्ड एंड कॉल्ड हिम अ कवर्ड्स, है ना, उसे हमेशा टीज करते थे और उसको कैसे बुलाते थे, तो कवर्ड्स के नाम से सिंपली बुलाते थे. बट कस्टर्ड वॉज ओनली वन हु स्टूड अप टू फाइट द पायरेट्स व्हेन ही ब्रोक इन, द अदर्स रन अवे टू सेव देमसेल्व्स. ठीक है, और सारे क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं. ठीक है, चलो सी पार्ट में देखो क्या है, जस्टिफाई द पोएट एल्यूजन टू द रैपुंजेल इन द पोएम अमांडा. अब अमांडा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी चेक कर लो. ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर है, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या दिया हुआ है. द poet in the poem Amanda uses allusion to depict that Amanda knows that as Rapunzel let us hair down, she wanted to freed from the confines of the castle. However, Amanda wishes to live along without any disturbance, so likely Rapunzel she does not want to escape. इसीलिए वो क्या करना चाहता है, उसको escape नहीं करना चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता है. डी पार्ट में आओ, what does the poet Walt Whitman suggested by saying that they do not sweat and whine about their condition in the poem Animal. Animal poem से simply ये क्वेश्चन जो है वो उठाया गया है. तो इसका आंसर लिखोगे कि by this he suggested that animals are satisfied and content with whatever they have इन देयर लाइफ. यानी कि जो भी एनिमल्स को मिल रहा होता है, जितना भी मिल रहा होता, अगर भरपेट खाना भी नहीं मिलेगा उन लोगों को, बट फिर भी वो क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं अपने सिचुएशंस को लेकर. दे डू नॉट क्राई, वो कभी नहीं रोते अबाउट द सिचुएशन दे डील विथ, जिसके साथ वो अपने सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं. ठीक है, और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें सीखना चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप से इसका आप क्या कर सकते हो कि आंसर कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा मतलब कभी कभी ना ऐसा सिचुएशन हो रहा है मेरे साथ, खांसी बहुत जोर खा रहा है मेरे को. ठीक है, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ किसी तरीके से ताकि वीडियो ना खराब हो. ई पार्ट में देखो क्या है, व्हेन द राइटर सेज बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज, व्हाट डिड ही मीन. ठीक है, इसका सिंपली क्या मतलब है, आंसर लिखते हैं, थ्रू द गिवन स्टेटमेंट द राइटर वांट्स टू नो दैट, है ना, that the eaters of the Portuguese bread have reduced in number today, है ना, यानी कि ये ब्रेड खाने वाले लोग जो है अब धीरे धीरे उनका नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड होता जा रहा है. दिस इंडिकेट दैट, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बेकिंग एज अ प्रोफेशन इज नाउ नो लॉन्गर दैट प्रॉफिटेबल विच इज यूज टू बी इन द ओल्डन डेज. यानी कि जैसे ओल्डन डेज में इसका क्रेज था, अब वैसा क्रेज हमें देखने को नहीं मिलता है. और इस टाइप से आप आंसर इसका फटाफट से कर सकते हो. आ जाओ कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, यानी कि 9th पार्ट में. ये जो है आपका सेकंड बुक जो है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ए पार्ट में देखो, व्हाट वाज ट्रिकी बिग फ्लॉ. ठीक है, यानी ट्रिकी यानी कि कौन सा चैप्टर है, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. ठीक है, उसके बेसिस ये सिंपली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है. तो आओ देखते हैं इसका आंसर. ट्रिकी कुड नेवर से नो टू फूड एंड ही कुड ईट at any time of the day whatever she had to desire to eat. This was the only flaw that the Tricky had. Because of this reason he became overweight and started to have physical issue. ठीक है, यानी कि उसको कभी ऐसा नहीं किया जाता था, अगर वो खाना मांगता था तो उसको कभी मना नहीं किया जाता था, उसकी जो भी ऑनर थी उसके थ्रू. ठीक है, हमेशा उसको खाना देती थी, जब भी उसको खाना होता था वो खाना खा लेता था, जिसके कारण क्या होता था कि उसका अपने आप से कंट्रोल हट गया. ठीक है, और वो ओवरवेट हो गया था, और उसके कारण उसको बहुत सारे फिजिकल इशू हमें देखने को मिले थे सारे के सारे चैप्टर में. बी पार्ट में देखो है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मैटिल्डा
इंसेंट सफरिंग, है ना। मैटिल्डा के इंसेंट सफरिंग के पीछे क्या रीजन था, तो सिंपली लिखेंगे मैटिल्डा वाज अ सिंपल बट अनहैप्पी एंड फिल्ड विद द डिसकंटेंट. She believed that she deserved a better life, and because of this, she suffered unnecessarily, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty and lived in a house with shabby walls and worn chair that made her angry. है ना, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है. तो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो अच्छे तरीके से इसका आंसर कर सकते हो, अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते हो और अच्छे तरीके से इसका आंसर कर सकते हो. तो आपको अच्छे खासे नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ठीक है, सॉरी. हाउ डिड ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स चेंजेस इन ब्राइट लाइव्स. ठीक है, तो इन ब्राइट लाइव्स को कैसे चेंज करता है उसके बारे में सिंपली है. द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस फॉर रिसर्च. ठीक है, आफ्टर रीडिंग इट, जब से उसको पढ़ लेता है, ही बिकम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ द बटरफ्लाइज एंड लर्निंग मोर अबाउट देम. यानी कि फिर वो सिंपली इंटरेस्ट आने लगता है कि कैसे जो बटरफ्लाइज होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके बारे में वो सीखने का सिंपली ट्राई करना स्टार्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि लर्न करना स्टार्ट कर देता है. हिज इंटरेस्ट लेड हिम टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड द एक्सपेरिमेंट्स. फाइनली ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट. और फाइनली वो क्या करता है कि एक टाइप्स का ग्रेट साइंटिस्ट जो है वो सिंपली हमें देखने को मिलता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और इसका आंसर करते हैं. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स. ठीक है, 100 से 120 वर्ड्स में इसका सिंपली आंसर करना है. और ये जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. भैया बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करियो. ठीक है, देखो क्या है. इन अ लेटर टू गॉड लेंचो आस्क फॉर रिमेनिंग 30 pesos फ्रॉम गॉड distrusting the postmaster. Based on your understanding of the story and the character, showcase an imaginary situation where in both characters discuss the issue. यानी कि a letter to God से ये सिंपली रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो बगल में आपको आंसर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में सिंपली आप आंसर कर सकते हो. लेंचो पोस्टमास्टर इस टाइप से उसने क्या कर रखा है, बना कर रख रखा है. आप पढ़ो उसको, अच्छे तरीके से समझो, आप आंसर एकदम 100% कर सकते हो. ठीक है, नाटल्या के बारे में देखो, और वाले पार्ट में दिया हुआ है. नाटल्या एंड इवान आर्ग्यूड अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द ऑक्सेन मिडवेज एंड द superiorities of their respective dogs in the play. The proposal, based on your understanding of the personality traits, reflects through the given points of argument of Natalia and Evans, developed a conversation showcasing other arguments between them. You may begin like this. है ना, कैसे स्टार्ट करना है यहाँ पे आपको दिया है कि नाटल्या बोलती है, हेलो इवांस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी हेयर. इवांस बोलता है, हेलो, आई एम इक्वली सरप्राइज टू सी यू हेयर. फिर उसके बाद नाटल्या का है कि वाई आर यू सरप्राइज्ड, और उसके बाद है डैश. अब उसके बाद आपको बगल में आंसर देखने को मिल रहा होगा, उसको पढ़ो आराम से, एकदम पॉज करो वीडियो को, अच्छे तरीके से पढ़ो और उसके बाद आपको आंसर करना है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको आपको डील करना है. उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको देखने को मिलेगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स. इसमें एक चीज बहुत अच्छा है कि और वाले पार्ट्स में करके दिया हुआ है, ताकि अगर एक चैप्टर आपको नहीं पता है तो दूसरे चैप्टर में आपकी पकड़ 100% होने वाली है, क्योंकि वो 2 फेमस चैप्टर के बारे में दिया रहेगा. 2 में से एक तो पक्का फेमस चैप्टर रहेगा जिसको आपको मतलब याद होगा, जैसे द थुप स्टोरी, ये आपके जबान पे रटा हुआ होगा. लेंचो, ये आपके जबान पे रटा हुआ होगा. ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि दोनों जो चैप्टर है वो थोड़े अंडररेटेड चैप्टर जो होते हैं ना, उससे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, देखो क्या है. बट आई न्यू दैट अनिल फेस, ठीक है, द थीफ स्टोरी से है, व्हेन शी डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not the loss of money, but for all the loss of trust. All this while, Hari Singh was the conscious about the seriousness of this act. Elaborate. इसको आपको elaborate करना है, तो अच्छे तरीके से आप इसको elaborate करोगे. बगल में आपको आंसर देखने को मिल रहा है, आराम से इसका आंसर भी आप कर सकते हो. ठीक है,
चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद और वाले पार्ट में देखो क्या है, लाइफ इज नॉट अबाउट द फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट टू क्रिएटिंग योर सेल्फ। ठीक है, ये किस चैप्टर से है, तो रिफ्लेक्टिंग ऑन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉज मैसेज एज द गिवन एबव इलैबोरेट हाउ द स्टोरी ऑफ भोली। अच्छा, भोली से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। भोली अगेन ये जो अंडररेटेड चैप्टर नहीं है, ये जो है वो थोड़ा सा मतलब हाईलाइट जो चैप्टर होता है ना उसमें आता है। ठीक है, तो भोली से रिलेटेड भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे उसका आंसर करना है, बगल में आंसर आपको देखने को मिल रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ो और उसका आंसर आप सिंपली कर सकते हो। देन आई होप कि सारा का सारा सैंपल नंबर 4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या आप सैंपल पेपर 5 का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताओगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सैंपल पेपर 5 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लियो।